हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। आज हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कशन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। और एक लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जिसने भी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इसकी PDF शेयर कर देते हैं और वहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं जो कि आपके करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जिससे भी रिलेटेड जो भी टाइम मिलता है उस हिसाब से वहाँ शेयर किया जाता रहता है। तो इससे आपकी वहाँ प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ही उसको बनाया गया है। सेकंड, जो हमसे इंस्टा पर जुड़ना चाहता है, इंस्टाग्राम पर, वो भी जाकर के जुड़ सकता है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना लेट के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ के पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में, पहला हो गया 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में, किस फील्ड में, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार। ये पुरस्कार है जिसका फुल फॉर्म क्या है, आई से इंस्टीट्यूट, सी से चार्टर्ड, ए से अकाउंटेंट्स, ऑफ आई से इंडिया। तो ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है पहले किसको दिया गया है ये देख लेते हैं। पहले तो रेल टेल को दिया गया है। किसको प्रदान किया गया है, ये रेल टेल को दिया गया है। और ये जो रेल टेल है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं ताकि दिखे आपको, एक मिनट, रेल मंत्रालय के अंतर्गत, ये रेल टेल जो है रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न केंद्र सरकार का क्या है, एक है ये सार्वजनिक उपक्रम है जो किसके तहत आता है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि रेल टेल जो है इसके निदेशक कौन है, तो पुनीत चावला इन्होंने ही क्या किया है, कंपनी की तरफ से पुरस्कार को प्राप्त किया है। पुनीत चावला ने ही, ये रेल टेल जो कंपनी है इसी की तरफ से पुरस्कार को इन्होंने ही एक्सेप्ट किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कि पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, ये जो पुरस्कार है ICAI, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो दिया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री, मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, वो कौन है, तो कई बार मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली। नेक्स्ट फैक्ट, ये जो ICAI है, ICAI ये 1958 से ये क्या किया जाता है, हर साल ये आयोजित किया जाता है। ये प्रतियोगिता 1958 से हर साल ये इसका आयोजन हो रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये है क्या, ये एक प्रमुख लेखा निकाय है। क्या है ये, एक प्रमुख लेखा निकाय। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो हर साल जो मनाया जाता है 10 फरवरी 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर देखें कि ये जो मतलब दलहन दिवस है ये किसके द्वारा नामित किया गया है? तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको नामित किया गया है कि और हर साल इसको क्या करते हैं? विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर हिंदी में गए तो फूड का मतलब खाद्य होता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है इसी के द्वारा क्या किया गया है कि भोजन के रूप में दाल के महत्व को पहचानने के लिए, कि दाल का क्या महत्व है उसको पहचानने के लिए इस दिन की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इस दिवस की थीम की थीम क्या रखी गई है? थीम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, देख लीजिए कि इसकी जो थीम रखी गई है उसका है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह कम है, बनाने के लिए दलहन। वैसे लिखने पे मत जाइए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। क्या लिखा है मैंने वो तो मैं ही बता सकती हूँ, बाकी कोई नहीं बता सकता है क्या लिखा है, मैं बोल दे रही हूँ। युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। तो ये इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो 2018 में UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को 2018 में ही इसको 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा। और पहला जो ये WPD मनाया गया था, WPD का मतलब वर्ल्ड पल्सेस डे, तो पहला जो मनाया गया था वो मनाया गया था 10 फरवरी 2019 को। तो पहला जो मनाया गया था वो 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। और सेकंड, और एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आप लोग को फैक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा कि UNO ने मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष, इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया था। मतलब दाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष कब घोषित किया गया था? 2016। कब किया गया? 2016। और अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2016 को संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा दलहन वर्ष घोषित किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं इसी से रिलेटेड कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? बाजरा वर्ष, मतलब मिलेट्स, ये हलंत है नीचे, मिलेट्स और लास्ट में सा है। तो मिलेट्स 2023 को क्या किया गया है? कौन सा वर्ष घोषित किया गया? बाजरा वर्ष घोषित किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट कि ये जो दाल है, सबको पता है दाल किसका स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का सोर्स है। दाल किसका सोर्स है? तो प्रोटीन का सोर्स है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि जो FAO है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका प्रमुख कौन है? इनका हेड कौन है? प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है क्यू डोंग्यू, ये या है लास्ट में। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर तो वो कहाँ पर है? रोम कहाँ है? इटली। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर इस
WHO की स्थापना की बात करें कि इसकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले होंगे सारे मैंने बता दिए। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं दलहन से रिलेटेड, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता भी है। तो ये जो दाल है, ये जो दाल होता है, इसके जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम, ये पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसके जड़ों में जो पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, इसका क्या काम है, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब ये देख ही लिए कि 10 फरवरी को क्या कहते हैं, एक मिनट गाइज, 10 फरवरी को क्या दलहन दिवस मनाते हैं, तो और भी देख लेते हैं। 2 फरवरी को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या सेलिब्रेट हुआ था, विश्व कैंसर दिवस। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा हम इसको डीप में जा कर के बताने वाले हैं, तो शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि ये IR का टॉपिक है, तो थोड़ा हम इसको कोशिश करेंगे समझाने की। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम IR के बारे में इन सब टॉपिक को सुन रहा होगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। बाकी अपने मतलब रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं जो बताती हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सही रहता, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो आप अपने अपने हिसाब से जो भी हो अपना नोट डाउन कर लिया करिए, और वीडियो को जिसको लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है वो फास्ट मोड में कर लिया करिए। मोड का ऑप्शन तो दिया रहता है, उस हिसाब से अपना मोड फास्ट कर लीजिए और उस हिसाब से सुन लीजिए। बाकी जहाँ इंपॉर्टेंट आपको लगे अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इजी ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में 35 नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है, अदिस अबाबा इथोपिया। कहाँ आयोजित किया गया है, अदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो इस बार का मतलब किस पे फोकस किया गया है, मतलब जो सम्मेलन होता है तो उसमें तो कोई ना कोई टॉपिक लेकर के ही बात होती है। तो इस बार का जो सम्मेलन इन लोगों ने किया उसमें जो इस पर प्राथमिकता बहुत ज़्यादा दी गई वो है सुरक्षा और किसके लिए दी गई, और दी गई महामारी पर, इन दोनों पर डिस्कशन किया गया। अब देख लेते हैं क्या है। तो जो अफ्रीका है, यहाँ मतलब इस सम्मेलन में, इस अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, जो सदस्य देश हैं, अब सदस्य देश हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो टोटल है 55 सदस्य देश। इसमें जो अफ्रीकी संघ है इसमें कितने हैं, 55 हैं। तो इन सदस्य देशों ने क्या किया, मतलब कई जो अफ्रीकी देश हैं उसमें कोविड जो टीका है उसकी उपलब्धता ना होना, मतलब अनुपलब्धता के बारे में इसमें चर्चा की गई। कई देशों ने की कि अभी क्या है, कोविड टीके हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो इस पर डिस्कशन किया गया। दूसरा क्या मेन टॉपिक था जो कि अभी बहुत चल रहा है, तो उसमें ये कहा गया कि अफ्रीकी संघ ने जो किया कि जो सैन्य तख्ता पलट, तो इसके कारण बहुत सारी क्या हो रही हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं, विफलताएं सामने आ रही हैं। तो इस पर भी बहुत सारे लोग मतलब व्यापक रूप से इस पर सहमति व्यक्त की गई। तो इस दौरान जो हुआ लगभग मतलब हाल ही में क्या हुए हैं, 6 सैन्य तख्ता पलट हुए हैं, जिस पर क्या की लोगों ने चर्चा की। तो क्या मतलब अभी तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो तख्ता पलट क्या है ये सब आपको पता होगा। तो और क्या की गई, तो ये कहा गया कि केवल 11% यानी 11% अफ्रीकियों को क्या हुआ है, पूरी तरह से टीका लगाया गया है। ये शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होती है।
और क्या चर्चा होती है, तो फिलिस्तीन जो है वो क्या चाहता है कि अफ्रीकी संघ जो है वो इज़राइल जो देश है उसके पर्यवेक्षक का दर्जा वापस ले ले। तो इस पर भी, इस टॉपिक पर भी अपने अपने काम का आप लोग मतलब क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि इसका कौन सा सम्मेलन, वनडे एग्जाम के लिए बता रहे हैं कि ये 35 है और ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये है। बाकी आप बस खाली सुनिए कि क्या कहानी है। बाकी ये जैसे पीसीएस के लिए हो गया, यूपीएससी के लिए हो गया, तो उनको जानना ज़रूरी है, तो वो खाली सुनिए। तो क्या है कि ये मैंने बता दिया। और जो इथोपिया जो है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनका क्या नाम है, ये नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, अबी अहमद। ये सबको नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई, जो इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, वो कौन है, इथोपिया के प्रधानमंत्री के द्वारा इस सम्मेलन को क्या किया गया, संबोधित किया गया। और उन्होंने क्या किया, जो टाइग्रेयन विद्रोही हैं उनके साथ संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की। जो अबी अहमद हैं, उन्होंने किसके साथ संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की, टाइग्रेयन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक मिनट, टाइग्रेयन विद्रोही। तो ये टाइग्रेस संकट क्या है, तो टाइग्रेस संकट एक बार बता दे रहे हैं, बाकी टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, सोच रहे बताएं कि ना बताएं, छोड़ दे रहे हैं या नहीं बता दे रहे हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग कि टाइग्रेस संकट क्या है। तो टाइग्रेस संकट क्या हुआ था, ये जो, एक मिनट, पीपल, मेन पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, पीपल लिबरेशन फ्रंट, जो टाइग्रे है, ये पीपल लिबरेशन फ्रंट एक, मतलब टाइग्रे जो है, ये टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट क्या है, एक राजनीतिक दल था। तो 1991 की बात है कि वहाँ 1991 में सैन्य तानाशाही जो थी उसको समाप्त करने वाली गठबंधन सरकार का ये एक क्या था, हिस्सा था। टाइग्रे ये क्या था, एक हिस्सा था। तो जो ये TPLF का मतलब टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। तो इसके जो नेता थे वो क्या करते हैं, 1991 में इथोपिया के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर क्या होता है, वही 95 में क्या बन जाते हैं, इथोपिया के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर क्या होता है, तो ये जो गठबंधन सरकार होती है, इस गठबंधन सरकार को क्या होता है, EPRDF इथोपियन, जिसको क्या कहते हैं, इथोपियन पीपल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट कहा जाता था। इस गठबंधन सरकार को क्या कहा जाता था, EPRDF कहा जाता था, मतलब कि इथोपियन पीपल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। फिर क्या होता है, 2018 में क्या होता है, इस इथोपियन जो फ्रंट है उसने अबी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, अबी अहमद, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो 2018 में इनको चुना जाता है। तो ये तभी से जो TPLF है, मतलब टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, वो सरकार के खिलाफ क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तभी से संघर्ष इसका चल रहा है। और ये TPLF जो है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अभी मैंने कल या परसों के लेक्चर में डिस्कस किया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, ये मैंने बताया हुआ था आप लोग को। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे कि जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, क्या क्या बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। तो ये जो मतलब ये जो TPLF था, टाइग्रे जो था, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मतलब क्या कर रहा था, वहाँ पर युद्ध लड़ने की धमकी दे रहा है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो मैंने बताया, इन्हीं चारों में क्या कर रहा है, यहाँ पे धमकी दे रहा है युद्ध करने की। और इससे क्या हो रहा है, जो इथोपिया का जो आंतरिक राजनीतिक संकट है वो अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये सारा यहाँ पे संकट चल रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा पूरी कहानी जो मैंने बताई, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा आप लोग। इस सम्मेलन की थीम वही जो कि मैंने बताया कि वहाँ पे क्या है, अफ्रीकी महाद्वीप में पोषण और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन को मजबूत करना, ये थीम रखी गई। सेकंड क्या थीम रखी गई कि जो मानव है, आर्थिक और सामाजिक पूंजी विकास में तेजी लाने के लिए, उसमें क्या करने के लिए, तेजी लाने के लिए कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को क्या करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी क्या हुआ है 2020 से, जो मैंने सैन्य तख्ता पलट की बात की कि इसको फोकस रखा गया, इस सम्मेलन में चर्चा बहुत ज़्यादा इस पे की गई, तो 2020 और 2022 के बीच छः सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। 6 सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं, जैसे बुर्किना फासो, गिनी। आप लोग क्या करिए, मैप खोले रहा करिए, क्योंकि जब क्या करते हैं कि मैप की बुक आपके पास होनी चाहिए। जब भी लेक्चर ये करंट के हों तो करंट के अधिकतर वो जो होते हैं टॉपिक होते हैं आपके मैपिंग से ही रिलेटेड होते हैं, तो तुरंत आपको देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, चीज़ें माइंड में बस जाती हैं। अगर बार बार वो चीज़ सामने आती है, कोई भी चीज़, तो उसको देखना जरूरी है। तो बुर्किना फासो आप देखिएगा मैप में जा करके, गिनी, माली, सूडान। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इस तरह यहाँ पर क्या है, तख्ता पलट के द्वारा लोकतंत्र जो है वहाँ उसको तोड़ने के लिए ये बुर्किना फासो, अब एक मिनट, ये जो बुर्किना फासो मैंने बताया, एक मिनट, बुर्किना फासो, एक मिनट, फासो है बुर्किना फासो। यहाँ अभी क्या हुआ है, बुर्किना फासो में जनवरी 2021 में यहाँ पे क्या है, तख्ता पलट हुआ है। तो ये जो है ये चौथा देश बन गया है तख्ता पलट वाला अभी हाल ही में, बुर्किना फासो। किसके बाद, गिनी, माली, सूडान के बाद। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिम्बाब्वे में 2017 में हुआ तख्ता पलट हुआ, सूडान में हुआ, चाड में हुआ। तो ये सब अफ्रीकी देश हैं, कोमोरोस में हुआ, नाइजीरिया में हुआ, बेनिन में। तो ये सब आप जा करके वहाँ पे देखिए कि जो मैंने नाम बोला, घाना, माली, सूडान, ये सब है कहाँ, तो पता होना चाहिए आपको। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट गाइस, ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ थोड़ा ब्लर है, एक्चुअली मेरे पास मैप क्लियर नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, सूडान यहाँ है, चाड यहाँ है, नाइजर यहाँ है, माली यहाँ है, ये सब मैंने बताया। बुर्किना फासो, जो कि अभी जनवरी 2021 में मैंने नाम लिया कि यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या होती हैं, तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तीनों रेखाएं मतलब कि विषुवत रेखा से भी होकर गुजरता है ये मकर रेखा और कर्क रेखा भी। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से कौन कौन से देश होकर के गुजर रहे हैं, तो वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। जैसे गैबॉन है, कांगो है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा नामीबिया, थोड़ा शॉर्ट करें तो शायद क्लियर रहे, नामीबिया। अगर बात करें मकर रेखा की तो नामीबिया है, बोत्सवाना, यहाँ क्लियर तो नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नामीबिया, बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये आपके क्या हैं, मकर रेखा से होकर के गुजर रहे हैं। अगर बात करें कि कर्क रेखा से होकर के, तो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ब्लर है बट दिख रहा होगा, वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा है। और देखें तो ये मॉरिटानिया है, माली है, नाइजर है, अल्जीरिया है, और लीबिया है, चाड है, मिस्र है। ये क्या कर रही है, ये कहाँ से होकर के गुजर रही है, ये कर्क रेखा से होकर के गुजर रही है। और ये आपका क्या था, जो मैंने ये बताया, गैबॉन, कंगो, ये आपका क्या था, विषुवत रेखा से होकर के गुजर रही है। और ये आपका मकर रेखा है। तो ये ऐसा महाद्वीप है जो तीनों। और एक कुछ फैक्ट और बताना है कि जैसे कि जो जायरे नदी है, कौन सी नदी मैंने बोला, जायरे नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कभी डीप में बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आज थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा स्पीड मेरी कम है, मैनेज कर लीजिए एक दिन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
एसएससी, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट, तो किसी के लिए भी, सबके लिए है, लेकिन मेन रूप से वो उनको फोकस करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फरवरी 2022 में किसे एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको बनाया गया है? एस किशोर को बनाया गया है। तो ये जो कर्मचारी चयन आयोग है, ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये जो एसएससी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को हुई थी। 4 नवंबर 1975 को हुई थी। ये हो गया होगा। और ये एसएससी जो है, इसका काम क्या है? तो जो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इनके एग्ज़ाम जो कराते हैं उसकी जिम्मेदारी इसी की है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट गाइस, इसको छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9 फरवरी 2022 को किसे 10,000 फीट से ऊपर, क्या क्वेश्चन है? किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है? ये है अटल सुरंग। इसका क्या नाम है? अटल सुरंग को मान्यता दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है? इसको फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा, किसके द्वारा मान्यता दी गई? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 9 फरवरी 2022 को किसे इतने फीट ऊपर, यानी 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो अटल सुरंग, ये आप इमेज में देख भी सकते हैं कि ये देखिए, ये अटल सुरंग है। तो अटल सुरंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कितने किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है। और 3,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ये बन गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये क्लियर हो गया होगा। और भी इसके बारे में देखते हैं, एक मिनट। रोहतांग दर्रा, इसके अटल सुरंग, ये जो अटल सुरंग है, इसके पूरब में क्या है? रोहतांग दर्रा है। और इस रोहतांग दर्रे के पश्चिम में क्या किया गया है? एक पहाड़ है, तो उसको काट करके, मतलब ये दर्रा जो है उसको काट करके ये गुजरती है। ये जो सुरंग है उस पहाड़ को काट करके गुजरती है। और यह जो है सोलांग घाटी और सोलांग घाटी और सिसु के बीच की जो दूरी है उसको लगभग ये कितने किलोमीटर कम कर देती है सुरंग के बन जाने से? 46 किलोमीटर की दूरी जो है ये कम कर देती है। और इसको कवर करने में लगभग मात्र जो है कितना समय लगता है? 15 मिनट समय लगता है। और पहले इन दोनों बीच की जो दूरी थी, सोलांग घाटी और सिसु के बीच की जो दूरी थी, वो करीब 4 घंटे का टाइम लगता था, 4 आवर्स का टाइम लगता था इसको कवर करने में। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से 15 मिनट का समय लगता है, जो कि 46 किलोमीटर कम कर देती है इस सुरंग के बन जाने से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने बताया कि रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें कि ये जो सुरंग है ये हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में, ये ध्यान रखना, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब बता रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है सब नोट करिए। तो पीर पंजाल रेंज में ये स्थित है। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सुरंग बनाया गया है ये किसके द्वारा? तो BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके जो क्या नाम है, महानिदेशक हैं, उनका नाम है राजीव चौधरी। तो इन्होंने ये जो पुरस्कार मिला है, राजीव चौधरी ने ही क्या किया है, इस उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। तो उन्होंने ही इसकी तरफ से क्या किया गया है? पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये भी आपको BRO के जो है, BRO के द्वारा तो बनाई गई है, और इसके हेड जो है राजीव चौधरी है। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी क्या पुरस्कार वो डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है, बाकी ये ध्यान रखिए।
और अगर बात करें कि ये जो अटल सुरंग है इसका नाम पहले क्या था, मतलब ये इसका नाम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम क्या था, रोहतांग दर्रा नाम था। इसका पहले क्या नाम था, रोहतांग दर्रा नाम था, लेकिन अभी क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ये क्लियर है, मतलब किस रोड पर है ये अटल सुरंग, लेह मनाली रोड पर है। और हिमाचल प्रदेश में किस घाटी पर, लाहौल स्पीति घाट पर। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी पर ये अटल सुरंग स्थित है, लेह मनाली रोड पर। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर बात करें कि BRO जो मैंने अभी नाम लिया, BRO, तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ बात करें कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे क्या नाम है उसका, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और दर्रे, शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश के ही हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले थे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ UNDP मैंने लिख दिया गलती से, UNEP होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहाँ D की जगह E होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, माझी वसुंधरा। तो UNEP ने महाराष्ट्र सरकार के साथ क्या किया है, इस पर समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है। तो ये UNEP, जैसा मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। और ये जो है ये ऊर्जा के सतत उपयोग, ऊर्जा के सतत यूज़ यानी उपयोग और पर्यावरण विकास की दशा में क्या है, एक पहल है। ये जो MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर किया गया है, ये क्या है, ये ऊर्जा का सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में क्या है, एक पहल है। अगर बात करें माझी वसुंधरा की, ये जो माझी वसुंधरा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मेरी धरती। माझी वसुंधरा, माझी मतलब मेरी, वसुंधरा का मतलब क्या है, धरती। और ये जो है किसकी पहल है, माझी वसुंधरा, ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग महाराष्ट्र सरकार की क्या है, पहल है। अगर बात करें UNP, जो अब हम बताने जा रहे हैं UNEP के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का है टॉपिक है ये। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 जून 1972 में हुई थी, 5 जून 1972 में हुई थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। और इसके हेड कौन है UNEP के, तो हेड जो हैं वो हैं इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। और अगर ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, और पहला पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया था, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इसका जो उद्देश्य, जो अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका जो उद्देश्य है तो वो क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, सतत विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दुबई एक्सपो में प्रस्तुत वैश्विक उद्यमिता निगरानी 2021-22 रिपोर्ट में नए कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग क्या क्वेश्चन किया है कि नया कारोबार मतलब इस पे रिसर्च कराया गया, 500 रिसर्चर्स मतलब जो शोध करने वाले थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और उसमें ये बताया गया कि अगर कम इनकम वाली इकोनॉमी में भारत टॉप पर है। और मैंने बोला लाइन, कम इनकम वाली इकोनॉमी में तो भारत टॉप पर है। और जो दुबई एक्सपो में जो पेश की गई ये रिपोर्ट, वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट, तो इसमें क्या किया गया है कि
जो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मतलब उनमें प्रतिभागियों की राय के आधार पर इसमें आंकड़े जुटाए गए और बताया गया, करीब 82% लोगों ने, प्रतिभागियों ने बताया कि भारत में कारोबार शुरू करना क्या है, आसान है। और इस नए कारोबार की सुगमता के मतलब अगर नया कारोबार शुरू करना, उस हिसाब से लोगों ने अपना मतलब प्रतिक्रिया दिया, बताया। और उस मामले में देखा गया कि वैश्विक स्तर पर जो भारत है वो किस रैंक पर है, 4th रैंक पर है, यानी टॉप 5 में ये भारत की रैंकिंग है, टॉप 5 में, यानी 4th रैंक पर है ये। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन किया है कि इस जो दुबई एक्सपो में पेश की गई रिपोर्ट, क्या नाम है उसकी रिपोर्ट की, वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट। तो इसमें नए कारोबार की सुगमता के मामले में इसकी जो रैंकिंग है 4th नंबर की है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के खंडवा में। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, एमपी के खंडवा में किया जाएगा। तो खंडवा एमपी में किया जाएगा। तो हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन के बारे में कई बार बताया है कि ये क्या है, भविष्य का ईंधन माना जाता है, स्वच्छ ईंधन है। तो ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। तो इसके ये जो, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, एमपी के खंडवा में। और ये हाँ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो संयंत्र होगा, ये जो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, तो इसका जो मतलब उद्देश्य है, ये क्या करेगा, ये संयंत्र क्या करेगा, तो ये पर डे 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। पर डे जो इसका लक्ष्य होगा, इसकी जो क्षमता होगी, 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का ये उत्पादन करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कल या परसों के लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जो भारत के द्वारा कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य रखा गया है 2070 का रखा गया है, और ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2047। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हाइड्रोजन जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, और आप ये ध्यान रखिएगा, ये आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का पहला स्थान है, ये भी आपको पता ही होगा। इसकी खोज कैवेंडिश ने की, ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं अपने आगे के लेक्चर में। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम 9 फरवरी 2022 को क्या रखा गया है। तो ये जो आईपीएल 2022 की नई टीम है अहमदाबाद फ्रेंचाइजी, तो नई टीम एक्चुअली आईपीएल जो 2022 है, ये कौन सा संस्करण होने वाला, 15वां संस्करण, इसको पहले ध्यान रखिए। और इसमें इस बार क्या है, 10 टीम खेलने वाली हैं। कितनी टीम, 10 टीम खेलने वाली हैं। तो इसमें 2 टीम नई जोड़ी गई हैं। कौन सी 2 टीम नई जोड़ी गई हैं, अहमदाबाद एंड सेकंड लखनऊ। तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद टीम का नाम क्या रख दिया गया है, गुजरात टाइटंस रख दिया गया है। अहमदाबाद जो है उसका क्या मतलब, उसका आधिकारिक नाम क्या रख दिया गया है, गुजरात टाइटंस रख दिया गया है। और इसके जो कप्तान हैं वो कौन है, हार्दिक पांड्या। क्लियर हो गया होगा। और लखनऊ जो टीम लखनऊ खेलने वाली है, इसका नाम क्या रखा गया है, लखनऊ टाइटंस रखा गया है। और ये किसकी कप्तानी में, केएल राहुल की कप्तानी में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बार का जो आईपीएल 2022 है, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है, अभी करंट का ही न्यूज़ था, मैंने बताया था अपने लेक्चर में, वो कौन होने वाला है, टाटा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सालाना सूची में भारत 2021 में एलईडी प्रामाणिक हरित इमारतों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सालाना सूची में भारत 2021 में एलईडी प्रामाणिक हरित इमारतों के मामले में दुनिया में भारत किस स्थान पर है, तो 3rd रैंक पर है। ये किस नंबर पर, 3rd। ये जो यूएस लिखा है इसका शॉर्ट में लिख दे रहे हैं USGBC, मतलब यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये हर साल सूची जारी करती है, जिसमें भारत इस बार क्या है, इस ग्रीन एलईडी प्रामाणिक हरित इमारतों के मामले में 3rd नंबर पर है।
तो लेकिन ये जो इसके द्वारा जारी की जाती है, इसमें क्या है, मतलब अमेरिका शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। लेकिन शामिल नहीं होने के बावजूद भी ये इसमें अमेरिका में क्या है, यह LED के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और LED जो है, ये जो है, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के मामले में, ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के मामले में आगे रहना। इसका मतलब ये प्रमाणन, LED प्रमाणन जो दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के मामले में क्या रहना, आगे रहना। तो ये प्रमाणन इसी के द्वारा दिया जाता है, यानी जो देश है वो इनमें क्या है, आगे है ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के मामले में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रमाणन है, ये व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली क्या है, हरित रेटिंग प्रणाली है। क्या है, हरित रेटिंग प्रणाली है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो है भारत तीसरे रैंक पर आया है। तो भारत ने LED में कुल 146 इमारतों को और स्थानों को प्रमाणित किया है, जो करीब देखा जाए तो अबाउट इसमें 28 लाख, मतलब 28 लाख सकल क्षेत्र वर्ग मीटर में ये है। तो ये आपको क्लियर। और अगर देखा जाए 2020 की तुलना में ये करीब 10% अधिक भी है। भारत इस बार जो है 10% अधिक है इस चीज़ में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर ये भारत तीसरे नंबर पर है तो फर्स्ट रैंक पर कौन है, फर्स्ट रैंक पर है चाइना, सेकेंड रैंक पर है कनाडा और थर्ड नंबर पर भारत। अमेरिका इसमें शामिल ही नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 फरवरी 2022 को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितनी % रखेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी % रखी गई है, 4% रखी गई है। देख लेते हैं इसको भी। RBI ने क्या किया है, जो मतलब ब्याज जो उसके ब्याज दर है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। RBI ने रेपो रेट 4% जो था उसी पर बरकरार रखा है और रिवर्स रेपो रेट भी जैसा था वैसा ही बना के रखा है। यानी ये नोट कर लीजिएगा सब लोग कि रेपो रेट 4% है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% पर ही बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नोट कर लीजिए कि MSFR का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, M से मार्जिनल, S से स्टैंडिंग, F से फैसिलिटी, R से रेट, ये और बैंक रेट, बैंक दर। तो आपको बैंक दर रखना है याद, बैंक दर। ये दोनों जो रखी गई है इसका जो परसेंट है 4.25%, 4.25% ही है ये भी। तो चलते हैं। तो ये आपको क्लियर। अब मतलब ये जो रिजर्व बैंक है, RBI जो है यानी सेंट्रल बैंक जो है, ये लगातार 10वीं बार है जिसने क्या किया है, इस ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले जो ब्याज दर में बदलाव किया गया था वो कब किया गया था, 22 मई 2020 में किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट। ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। और ये कब जारी की जाती है, ये जो लाइन बोलने जा रहे हैं, एक तो कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति समिति जारी करती है। और कब जारी की जाती है, कितनी बार जारी की जाती है, तो ये हर साल, प्रतिवर्ष, हर साल मतलब एक साल में 6 बार जारी की जाती है। एक साल में 6 बार जारी की जाती है। अब एक साल में 6 बार यानी कि हर 2 महीने पर ये क्या होती है, हर 2 महीने में ये जारी होती है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा। हर 2 माह में ये जारी होती है मौद्रिक नीति रिपोर्ट मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, और एक साल में 6 बार जारी होती है। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है, मौद्रिक नीति जो समिति है, समिति इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में एक जो होते हैं वो क्या है, RBI के गवर्नर जो अध्यक्ष होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इस मौद्रिक नीति समिति का मतलब उद्देश्य क्या होता है, मतलब ये इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना।
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, जो कितने के बीच रहनी चाहिए, 2 से 6 के बीच रहनी चाहिए। 2 से 6 मतलब 2 से कम ना हो और 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 से 6% ये लगा दिया गया है कि इतने पर ही नियंत्रण रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, जो मैंने ये बताया कि रेपो रेट इन्होंने 4% है, अभी उसी पर है। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। तो ये देख लेते हैं कि रेपो रेट है क्या। कोशिश करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम फिर किसी दिन इस पर डिस्कस कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ही आपको समझ में आ जाए। तो जो मौद्रिक नीति समिति है, पहले ये मौद्रिक नीति समिति का पूरा देख लेते हैं कि ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट को आरबीआई, तो ये मौद्रिक नीति समिति जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है, तो उसी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और एमपीसी का इसका जो उद्देश्य मतलब ये जो है ये मैंने बताया कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एमपीसी की जो स्थापना की गई थी वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट मतलब कि वह रेट होता है, इसको मतलब रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें क्या करती है, जिस रेट पर आरबीआई क्या करती है, एक मिनट, आरबीआई जिस रेट पर क्या करती है, आरबीआई ये जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं या कोई अदर बैंक हैं, उनको क्या करती है, लोन देती है। रेपो रेट जो है इस रेट पर ही क्या करती है आरबीआई, ये जो कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंक जो हैं उनको क्या करती है, लोन देती है। और उसी को ही क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट यानी कि रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। रेपो रेट अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक से मिलने वाले जो लोन हमें बैंक से मिलते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि रेपो रेट अगर कम है तो उससे क्या होगा, तो उससे जो हमें बैंक से मिलने वाला लोन होता है वो सस्ता हो जाता है। और रेपो रेट जब कम होगा तो जैसे होम लोन लेते हैं लोग, व्हीकल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, ये सभी क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। लेकिन इससे जो आप लोगों की जमा होती है उस पर क्या होता है, ब्याज दर में बढ़ोतरी भी हो जाती है। तो ये मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में अब आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात ये मैंने बता दिया, तो ये रेट कितनी रखी गई है, 4% रखी गई है। और जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट जो है ये क्या किया जाता है, तो इस रेट ये देख लेते हैं। तो इस रेट पर क्या होता है, ये जो बैंक्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, बैंकों को क्या किया जाता है, आरबीआई ये क्या करती है, एक मिनट, देखिए बैंक में क्या होता है, जब अतिरिक्त धन हो जाता है, एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई के पास जा कर के जमा कर देते हैं। और इससे जब आरबीआई के पास जमा कर देंगे, जब अतिरिक्त धन हो जाता है, तो आरबीआई क्या करेंगे, उस पर इनको क्या करते हैं, ब्याज देता है। आरबीआई क्या करता है, उस जमा धन पर इन बैंकों को क्या होता है, ब्याज मिलता है। और रिवर्स रेपो रेट जो मैंने बताया 3.3% ये रखी गई है कि, तो इसी पर क्या होता है, इसी रेट पर इनको ब्याज मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो उनके पास अतिरिक्त कैश होता है वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, बाजार में नकदी को नियंत्रित करने का काम आता है। रिवर्स रेपो रेट का क्या काम है, बाजार में नकदी को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नकदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा अगर नकदी हो जाता है मार्केट में, तो वो क्या करता है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा नकदी हो जाने पर, कैश हो जाने पर आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, ताकि बैंक क्या करे, उस नकदी को, उस कैश को क्या करे, आरबीआई के पास जमा कर दे। और अगर यदि आरबीआई क्या करती है, बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ाना चाहती है, कैश मतलब तरलता बढ़ाना चाहती है, तो क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट घटा देती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अभ्यास प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट इसको भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, आप बताइए कि क्या कहते हैं, भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? विद्यमान है, गैस विद्यमान है, और गैसों के समूह यानी वायु के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और इन गैसों के समूह में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है गैस का वो किसका है? नाइट्रोजन का। क्वेश्चन पूछता है, मिलाने को आ जाता है कि आपको इसको बताइए कम से अधिक या अधिक से कम, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन है 78%, लगभग बता रहे हैं, एकदम पॉइंट नहीं बता रहे हैं, 78% मान के चलिए, और 78.008% है, लेकिन 78 मोटा मोटा आप लोग देखिए। और ऑक्सीजन देखा जाए नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो 20%, 20.95% है, ये है। उसके बाद ऑर्गन, फिर CO2, नियॉन, हीलियम, देन मीथेन, ये आपका क्या है? क्रम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो ये 78%, 78.08%, 78% आपको रखना है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, ये गैसें क्या हैं? उपस्थित रहती हैं। तो जो घनत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नोबल गैस, ये गलत हो गया थोड़ा सा, नोबल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ये नहीं रहेगा। निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, रेडॉन। मैंने अभी जितने नाम लिए हैं उसमें से आपको तुरंत आप पकड़ लिए होंगे कौन सा इसमें नहीं होगा। तो कौन सा आंसर नहीं होगा इसमें? रेडॉन। रेडॉन का नाम मैंने लिया नहीं है, तो ये रेडॉन नहीं है। बाकी हीलियम भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? आपके लिए ऑप्शन है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या ऑक्सीजन। तो क्या आंसर होगा इसका? तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और वायुमंडल को दूषित करने वाली और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है CO2, उसका अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन है CO2 का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो क्या आंसर होना चाहिए? शोर का अवशोषण तो पेड़ पौधे करते हैं, ये तो एकदम सही है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, और शोर का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये भी पता है, विमुक्ति का मतलब छोड़ना, और क्या है ये? वायु का प्रदूषण। तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे थोड़े करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि खबर लहरिया का संबंध किससे है? चर्चा में, इसलिए मैंने इसको पूछा है, इसको देखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्या है खबर लहरिया का संबंध, और इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी हम कल इसके बारे में बता देंगे क्या है कैसे है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल का। 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? PSLV-C52। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज कहाँ से की गई? अरुणाचल प्रदेश। फिनटेक ओपन समिट चर्चा, इसका संबंध किससे है? नीति आयोग। भारतीय सेना ने फरवरी 2022 में किसके साथ कोंकस M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का? भारत। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उत्तराखंड। ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य या UT की स्ट्रीट स्कैपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? दिल्ली। केंद्रीय बजट 22-23 में प्रस्तावित पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। RBI द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? गो डिजिटल, गो सिक्योर। तो
अभी है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के में कंछोत उत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। पूरा डिटेल कल मैंने डिस्कस किया था। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की, बाकी नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मैंने बहुत स्पीड मेरी लो थी बताने की, और हो सकता है समझाने में सफल हुए हों, बट अगर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, हम नेक्स्ट डे फिर से इसको डिस्कशन कर लेंगे। बाकी आप लोग क्या करिएगा, इस सेशन को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने स्पेशल टॉपिक के साथ। कल का लेक्चर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल नाम ही सैटरडे स्पेशल होता है, तो टॉपिक स्पेशल ही कुछ लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।